Hello students, welcome to all of you at your digital family UGC नेट गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको लेकर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि नेट या सेट एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, या यूपीएससी से लेकर आप जब बात करें थर्ड ग्रेड टीचर है, फोर्थ ग्रेड है, या जो भी एग्ज़ाम है, इसमें भारतीय संविधान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने होना चाहिए कि हम जो भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल हैं उनको एक मोटी मोटी समझ अपने पास होनी चाहिए, ताकि अपन जो है उनको ढंग से पढ़ सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो कंप्लीट 395 आर्टिकल्स हैं उनको लेकर चर्चा करूंगा। हालांकि 444 भी आप लोगों को कई जगह मिलते हैं, तो वो सब आर्टिकल्स होते हैं जिनको संविधान में बाद में जोड़ा गया था। जो बेसिक संविधान था, मूल संविधान था, इसमें 395 आर्टिकल थे। तो एक बार अपन जो है इनको सरसरी नज़र से देखेंगे, और जब अपन जैसे भारतीय राष्ट्रपति पढ़ते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, या मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, कर्तव्य पढ़ते हैं, तब अपन इनको वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे आप लोग बहुत से आर्टिकल तो जानते भी हैं, और प्रत्येक जो पॉलिटिकल का स्टूडेंट्स है वो लगभग 50% आर्टिकल जानता है। जैसे मौलिक अधिकारों में आप जैसे अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 14 क्या है, 15 क्या है, 18 क्या है, या स्पर्शता का अंत अनुच्छेद 17 में, ये सब बेसिक जानकारी आप लोग रखते हैं। अपन जो कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ होंगी उनको लेकर चर्चा करेंगे, और कंप्लीट जो है 395 जो है वो आर्टिकल अपन पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप लोग जो हैं वो यूजीसी नेट जून साइकिल वाला एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है जेआरएफ अड्डा, जहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री डेली टेस्ट, फ्री पीडीएफ और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहाँ पर आप लोगों के लिए जो है बाय लैंग्वेज जो है दोनों पेपर्स, दोनों उसमें लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 to 395, जो अनुच्छेद 101 से लेकर 395 तक। ठीक है, केवल समझना है, देखना है, और माइंड में एक पिक्चर सेट हो जानी चाहिए कि भारतीय संविधान में ये बातें लिखी हुई है। तो जब जैसे मान लो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे, तब अपन राष्ट्रपति के साथ उनको पढ़ेंगे, या राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन से आर्टिकल में, तब अपन पर्सनल भी पढ़ते हैं। और एक बार यहाँ पर अपन जो है वो बेसिक अपन देख लेते हैं। तो चलिए, भारतीय संविधान का जैसे अपन थोड़ा सा ये भी समझते हुए चलेंगे कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं इनकी भी चर्चा हो जाएगी यहाँ पर, और प्लस 395 जो अपने आर्टिकल है इनकी भी चर्चा हो जाएगी। अनुसूचियों के लिए अलग से मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, मौलिक कर्तव्यों का लेकर आ जाऊंगा, नीति निषेध तत्वों को अलग लेकर आ जाऊंगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अलग पढ़ लेंगे। तो वहां पर आप लोगों को अच्छा खासा वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए, भारतीय संविधान का जो भाग एक है वो भारत के राज्य संघ के बारे में जो है वो चर्चा करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा भारतीय संविधान में आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल फर्स्ट में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है फेडरल शब्द की जगह। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 1, भारत के संघ का नाम और राज्यों के क्षेत्र हैं। आर्टिकल अगर 2 में बात करें तो संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। आर्टिकल 2 का निरसन कर दिया है, हटा दिया गया है। 3 अगर अपन बात करें तो संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। और आर्टिकल 4 जो है वो जैसे भारतीय संविधान की फर्स्ट जो शेड्यूल है, अनुसूची है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका उल्लेख है। साथ ही में अगर अपन बात करें, चौथी अनुसूची है, और उसमें संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 व 3 के क्या की गई हैं, दोनों को अधीन बनाई गई हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, प्लस जो है संघ और राज्यों का जो परिचय है, उसको यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। तो भारत का जो आर्टिकल 1 है वो भारत का परिचय एक तरीके से हम कह सकते हैं। संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 जो है राज्य की सीमा, नामों और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है साधारण बहुमत से। नेक्स्ट आर्टिकल 2 आप जानते हैं, वो सॉरी भाग जो सेकंड है वो सिटीजनशिप, नागरिकता से है, सिंगल सिटीजनशिप है।
और जन्म से, वंशक्रम से, देशीयकरण से, रजिस्ट्रेशन से और क्षेत्र सम्मेलन से अपन क्या है, राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो 5 है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का जो है वो अपन देखते भी हैं, कुछ जो 16 आर्टिकल शुरुआत में लागू हो गए थे। तो संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता है वो, और फिर आर्टिकल जो 6 है, पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, भारत के बाहर रहने वाले उद्धव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, एनआरआई वगैरह, विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, नागरिकता के अधिकार को बना रहना, और संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 11 में है। तो भाग जो सेकंड है वो आर्टिकल 5 से 11 तक जो है उल्लेख करता है। इसमें जो लोग पाकिस्तान चले गए फिर वापस भारत आए, किस स्थिति तक उनकी नागरिकता वैलिड होगी, किस स्थिति तक नहीं होगी, कौन भारत का नागरिक होगा, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी। ये सब जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब वहां पर चर्चा करेंगे। भाग 3 आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 12 से 35 है। तो आर्टिकल 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा है, 13 में जो दिया गया है मूल अधिकारों से असंगत, यानी कि इनसे अलग यदि कोई कानून बनता है तो इनको जो है वो अल्पीकरण करने वाली विधियां इसमें उल्लेखित की गई हैं। यानी कि इसमें न्यायपालिका उसको दो भागों में बांटती है, वैध और अवैध। अगर वैध अवैध होता है तो उसको न्यायपालिका रद्द कर देती है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें जो है पहला मौलिक अधिकार है अपने समानता का अधिकार, 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो विधि की समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये क्रम भी याद रखना है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 15 इसकी चर्चा करता है। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, यही 16(4) आप लोगों को क्या देता है, आरक्षण देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत करता है, और अनुच्छेद जो 18 है वो उपाधियों का अंत करता है, सेना, चिकित्सा के और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आप लोगों को पता ही है, अनुच्छेद 19 में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं विचार एवं अभिव्यक्ति संबंधी, और अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में है। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी कंडीशन में अपने से छीने नहीं जा सकते। अनुच्छेद 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों से और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और 22(4) आप लोगों ने अभी पढ़ा ही होगा, जो सोनम वांगचू है जिनको अभी नजरबंद कर रखा है। तो 22(4) क्या है, अपराध होने से पूर्व गिरफ्तार किया जाना। और अनुच्छेद 23 है मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर जो है प्रतिषेध, और कारखाना आदि बालकों में नियोजन का जो है वो रोक है। तो ये जो है वो तीसरा मौलिक अधिकार है अपना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल जो है वो 23 और 24। ठीक है, मानव के व्यापार और जबरदस्ती श्रम पर रोक है, और कारखानों में बालकों को कार्य करवाने पर रोक है। नेक्स्ट अपन बात करें, धर्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को जो है अबाध रूप से अपनाने, अंतःकरण करने यानी कि मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और आर्टिकल जो 27 है वो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और आर्टिकल जो 28 है वो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के रोक। ठीक है, यानी कि शिक्षण संस्थाएं किसी धार्मिक क्या नहीं कर सकती, शिक्षा नहीं दे सकती। और नेक्स्ट अपन बात करें 29 और 30, आप लोगों को पता भी है कि जो है अल्पसंख्यकों के लिए है। 6 धर्म जो है वो भारत में अल्पसंख्यक माने गए हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो है, जैन वगैरह, तो ये क्या है, ये भारत में अल्पसंख्यक है। नेक्स्ट अपन बात करें 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है, और वो क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थाओं और प्रशासन की क्या कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं। आर्टिकल 31 जो है वो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में इसको हटा दिया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसको भारतीय संविधान के 300 क में क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है। 31 क को याद रखना, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावर्ती है, और कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 31 है
31 गह कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। और लास्ट 31 गह क्या कर दिया, संविधान से हटा दिया, निरसन यानी कि क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोग जानते भी हैं, यदि इसे एक तो ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत अपन सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और ये क्या है, भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको प्रवर्तित करने के लिए जो है ये अधिकार दिया गया है। 32A हटा दिया गया है। अनुच्छेद 33 जो है सशस्त्र बलों से संबंधित है। प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। और आर्टिकल 34 है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधिवत है तो उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। ठीक है, जो अपन मार्शल लॉ वगैरह देखते हैं। और अनुच्छेद 35 है, वो संसद क्या कर सकती है, इनमें संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो है अपने मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो भाग 4 में आप लोगों को पता है नीति निश्चय तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, जो जिनके ऊपर विधि रूप से जो है वो लागू करने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता, या हम यूँ कहें वाद योग्य नहीं है। इसमें भाग 4 में अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक है। और ये सब अपने जो है वो नीति निश्चय तत्व हैं। 36 राज्य की परिभाषा है। 37 क्या है, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। और आर्टिकल 51 आप जानते ही हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व समझौतों की बात की गई है। तो फटाफट अपन रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में इस भागों में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। और 38 जो है वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। 39 जो है वो राज्य की द्वारा अनुसरणीय कुछ निधि तत्व हैं उनकी बात करता है। 39A आप लोगों को पता ही है, निशुल्क विधिक सहायता है, कानूनी सहायता है। 39A से लेकर F तक हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं, ये मूल संविधान में नहीं से। 39A से लेकर F तक आपने इसमें देखा होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन है, धन के केंद्रीकरण पर रोक है, आय की असमानता को दूर करना है, बच्चों को अच्छा जीवन उपलब्ध करवाना है। तो इस तरीके से आर्टिकल 39A से लेकर F तक इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और आर्टिकल 41 आप लोगों को पता ही है, काम पाने का अधिकार है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ये आर्टिकल कौन सा है, 41। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति, जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको सहायता उपलब्ध करवाना। आर्टिकल 43 है साथियों, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, और जो उद्योगों के लिए जो उनकी उचित दशाएं हैं वो 43A में है, जो उद्योगों के लिए प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, इसको बाद में जोड़ा गया था। और समान नागरिक सिविल संहिता आर्टिकल 44 आप लोगों ने सुना भी होगा, शाहबानो केस। और आर्टिकल 49 है जो वो 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 46 है SC ST और OBC के लिए शिक्षा की बात करता है। और 47 जो है वो पोषाहार या पोषण स्तर को सुधारने की बात करता है, और जीवन के स्तर को उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का कर्तव्य। 48 है जो कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48 के बाद में जोड़ा गया था पर्यावरण और वनों से संबंधित है। और 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है आर्टिकल 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में भाग 4 के मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 51A बात करता है मौलिक कर्तव्यों की। नेक्स्ट अपन बात करें भाग 5 जो केंद्र सरकार की बात करता है। इसमें अलग अलग अध्याय हैं। पहला अध्याय जो संबंधित है वो कार्यपालिका से संबंधित है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री वो परिषद है वो आता है। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये आर्टिकल भारतीय संविधान की 52 में लिखी हुई है। 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, उसकी बात करता है। 56 जो है राष्ट्रपति की जो है कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति पात्र होगा, आर्टिकल 57। 58 जो है राष्ट्रपति पद की जो अहर्ताएं हैं वो। 59 जो है वो पद के लिए शर्तें। ठीक है, यहाँ पर जो
न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष, लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शपथ आर्टिकल 60 में है। 61 में महाभियोग, पद से हटाने की प्रक्रिया। और 62 ये इंपॉर्टेंट है, ये हम कई बार याद नहीं रखते हैं और आजकल पूछता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर निर्वाचन करने का समय, यानी कि कितने समय में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यक्ति की जो पदावधि होगी वो कितनी होगी। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 जो है भारत में उपराष्ट्रपति पद जो अमेरिका से लिया गया है इसकी चर्चा करता है। और उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाए 65 के अंतर्गत, तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 वर्ष, आर्टिकल 67 में। 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ये आप लोगों को पता ही है, फिर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 6 माह के अंदर चुनाव होने आवश्यक है। उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन आर्टिकल 70 में है। 71 में ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, ठीक है। और 72 में क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, यानी कि राष्ट्रपति की समाधान की जो शक्ति है 72 में, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां। और 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट अपन बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, तो 74 में राष्ट्रपति के इसके कार्यों और सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। और 75 में अन्य मंत्रियों के संबंध में उपबंध है। और 75 कौन सा पद, प्रधानमंत्री के पद की बात करता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 राष्ट्रपति द्वारा उसके प्रसाद पर्यंत भारत सरकार के कार्यों का संचालन और राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। 3 कर्तव्य अपन पढ़ते हैं हमेशा आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट अपन बात करें जो अध्याय सेकंड है वो संसद से संबंधित है, जो कार्यपालिका है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं हम व्यवस्थापिका की, पार्लियामेंट की। तो आर्टिकल 79 बात करता है भारत में जो संसद है इसका निर्माण किससे, एक तो राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो भारत की जो संसद है इसका निर्माण किससे, ला, तो राज्यसभा, लोकसभा और फिर यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की जो है संरचना या गठन। आर्टिकल 2 जो कहता है 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात क्या होगा, पुनर्समायोजन होगा। और कुलदीप सिंह जो थे वो लास्ट इस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं 2002 में। और संसद के सदनों की जो है अवधि, संसद के सदस्यों की जो अहर्ताएं हैं, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष, 30 वर्ष, और लाभ के पद पे नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं हो। आर्टिकल 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन है। आर्टिकल 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, आप लोगों ने ये देखा भी होगा। और ये उस वर्ष के शुरुआत में, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जब भी कोई चुनाव होकर नई संसद का गठन होता है। और सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार जो है वो आर्टिकल 88 में। नेक्स्ट अपन बात करें संसद के जो अधिकारी होते हैं, चाहे सभापति हो, उपसभापति हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इनका कार्यकाल कैसे बनते हैं, कैसे पद से हटाए जाते हैं, कैसे त्यागपत्र देते हैं, इससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 89 है वो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ध्यान रखना। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो है आर्टिकल कौन से में, 89 में। तो उपसभापति का जो पद रिक्त हो जाएगा तो वो एक तो कैसे, एक तो पद त्याग और पद को हटाया जाना, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है। और चुनाव में जो आपको पता भी है, सभापति तो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की क्या क्या शक्तियां हैं। और जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उनका पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्षता नहीं करेंगे। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सेम है, ठीक है। 89 में तो राज्यसभा है और 93 में लोकसभा है। 94 में वही है जो सेम 90 में था। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्तियां हैं, ठीक है। वो सेम है, ये आप लोग इसको केवल आर्टिकल को याद कर लीजिए, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद के हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्रवाई नहीं करेगा। नेक्स्ट 97 में सभापति उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। 98 में संसद का सचिवालय है। 99 में जो है संसद के सदस्यों की शपथ और प्रतिज्ञान है। 100 में जो है आप लोगों ने देखा भी होगा, सदनों में मतदान है, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यों के करने की शक्तियां और गणपूर्ति है। 1/10 जो है वो संसद की कार्रवाई के लिए। और 101 में स्थानों का रिक्त होना है। सदस्यों के लिए निर्हरताएं हैं, कौन कौन सदस्य नहीं होगा, चुनाव आयोग से परमिशन लेगा अध्यक्ष। सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है, आर्टिकल 103। 104 क्या कहता है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान कराने से पहले या निर्हरताएं किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित संसद और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। ठीक है, तो मतलब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य होगा, पहले ये डिसाइड होना है, तभी वो क्या करेगा, शपथ लेगा। और आर्टिकल 105 में संसद के सदनों की जो है वो और उसके सदस्यों की जो समितियां हैं, शक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं। और आर्टिकल 106 में सदनों सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है अपन संसद से संबंधित चीज़ें हैं और काफ़ी कम पढ़ पाते हैं, तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों पर जो नहीं पढ़ा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करो। 107 जो है वो विधायी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी अपन जानें, जैसे धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, विनियोग विधेयक है, लेखानुदान है, तो इन सब चीज़ों के बारे में। संयुक्त बैठक है, ठीक है, 108 अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और आर्टिकल 100 जो वो अपना क्या देगा, ये अपन ने यहाँ पर देखा भी है कि आर्टिकल जो 100 है, ये गणपूर्ति और मतदान। ठीक है, कि जब लोकसभा अध्यक्ष कब देता है या राज्यसभा सभापति मत कब देता है, जब दोनों मत क्या हो, कास्टिंग वोट देता है वो, जब दोनों तरफ से मत क्या आ जाए, समान आ जाए। तो विधायी प्रक्रियाओं में विधेयक के पुनः स्थापित और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 108 अपन जानते हैं, साधारण विधेयक के उपलक्ष्य में जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। 109 जो है धन विधेयकों के संबंध में क्या है, विशेष प्रक्रिया। और 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा है। और 111 विधेयक पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है। 112 जो बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। 113 की अगर अपन बात करें, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में जो है प्रक्रिया है। 114 में विनियोग विधेयक है। 115 में अनुपूरक, जो किसी डिमांड के बाद में पैसा और चाहिए तो अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान। और 117 आप लोगों को पता ही है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, साधारणतः प्रक्रिया। और 118 है जो प्रक्रिया के नियम है। 119 जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 121 में सदन में चर्चा पर निर्बंधन। और 112 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। आप लोग देखते भी होंगे यहाँ पर कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, संसद खुद अपनी कार्रवाई करती है, कंप्लीट करती है, और उसमें जो है वो न्यायालय किसी प्रकार की भागीदारी नहीं निभा सकते। अध्याय 3 जो आप लोग देखते भी हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, संघ की न्यायपालिका। तो आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। 126 में कार्यकारी जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसकी नियुक्ति है। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ये अपन पढ़ेंगे, गणपूर्ति के अभाव में या मुख्य न्यायाधीश नहीं हो या कोई न्यायाधीश नहीं हो। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। 129 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और 130 में जो है उच्चतम न्यायालय भारत में कहीं भी हो सकता है, अभी वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें उच्चतम न्यायालय के जो प्रारंभिक अधिकार हैं, ऐसे मामले जो केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ होते हैं, वो आर्टिकल 131 में। ठीक है, 130 का जो है वो हटा दिया गया है। 132 जो है वो अपीलीय अधिकार है। अपीलीय में जो अगर अपन बात करें तो जो है पहला सिविल मामले हैं, फिर दंडीय मामले हैं, दीवानी, फौजदारी। और 134 का है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। और 130 जो 5 है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। और 136 है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय अपने यहाँ पर क्या करता है, विशेष अधिकार देता है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करें अनुच्छेद 137, न्यायालय जो है अपने निर्देश और निर्णयों और आदेशों का क्या कर सकता है, पुनर्अवलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करता है। और अनुच्छेद 139 है कुछ निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। ठीक है, आर्टिकल जैसे 143 आप लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो है यहाँ पर परामर्श मांगा जाता है। 130 का कुछ मामलों का क्या किया गया है, अंतरण किया गया है। 140 जो है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां हैं। और 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आकारबद्ध होना। ठीक है। और 142 है उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्तियों, करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन बात करें 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। 144 का हटा दिया गया है। 145 न्यायालय के नियम हैं। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उनका व्यय है। और 147 में उनका निर्वचन है। आर्टिकल भारतीय संविधान का अगर इसी में अगर अपन बात करें, जो भाग 5 था इसका अध्याय 5 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में जो है कैग की बात की गई है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां हैं। आर्टिकल 150 में संघ के राज्य के लेखाओं का जो है प्रारूप है। और 151 में सम परीक्षा प्रतिवेदन है। ठीक है, तो ये केंद्र और राज्य द्वारा जो सरकारों द्वारा व्यय किया जाता है उनका ऑडिट करता है। भाग 6 में अगर अपन बात करें तो राज्यों की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर अपन बात करें 152 में जो है वो पहले अध्याय में राज्य की परिभाषा है। सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो अध्याय 2 में अपन बात करें तो वो कार्यपालिका, कार्यपालिका में जो है राज्य का सबसे प्रमुख अगर होता है तो वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो 153 में जो है प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 156। 157 में राज्यपाल की पद के लिए शर्तें हैं। 158 में राज्यपाल की जो पद के लिए जो है अहर्ताएं हैं। 159 में राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञान है। और 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है। वहीं अगर अपन बात करें 161 में केवल जो है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, इसकी समाधान की शक्ति है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 में अगर अपन बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो मंत्री परिषद में। और राज्यपाल की सहायता और कार्यों के लिए जो है 163 में एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का महाधिवक्ता। और नेक्स्ट अपन बात करें कि राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्यों का संचालन, ये यहाँ से हटा दो। 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो 166 में है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। और राज्यपाल की जानकारी संबंध में मुख्यमंत्री के जो है कर्तव्य है वो 167 में है। नेक्स्ट अपन बात करें अध्याय 3 में जो है वो राज्य का विधानमंडल है। और यहाँ पर जो है इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य आ जाते हैं। और विधानमंडल में जो है अपन विधानसभा और विधान परिषद के गठन की बात करेंगे। तो देखिए राज्य का विधानमंडल, तो आर्टिकल 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन है। 169 में जो है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन है, यानी कि एक सदनात्मक ही है, ज़्यादातर राज्यों में 6 राज्यों को छोड़ दे तो। 170 में विधानसभाओं का गठन है और 171 में विधान परिषदों का गठन है। 172 में राज्यों में विधानमंडलों की अवधि है। और 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ताएं हैं। 174 की अपन बात करें राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की है राज्यपाल द्वारा। और 175 में सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। सेम वही राष्ट्रपति वाला सिस्टम है। और ये 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। 177 में बात करें सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ताओं के अधिकार, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। और 178 में जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। 179 में अगर वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है यदि रिक्त हो जाए और पद त्याग हो जाए या उसको कैसे पद से हटाया जाए।
और 180 में जो है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्तियां हैं। और जब दोनों को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है आर्टिकल 181 में, तो वो दोनों क्या नहीं होंगे, पीठासीन नहीं होंगे। 182 वही विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 में जब इनका पद रिक्त हो जाए, पद त्याग हो जाए, और इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है। 184 में सभापति के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्तियां हैं। आर्टिकल 185 जो है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तो वो क्या नहीं होगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, यानी कि अध्यक्षता या सभापतित्व नहीं करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें आर्टिकल जो 186 है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापतियों के वेतन और भत्ते हैं। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय जो है वो उसके कार्यों का संचालन है। 188 में सदस्यों की शपथ और प्रतिज्ञा है। 189 में सदन में मतदान है, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति और प्लस सदस्यों की निर्भरताएं हैं। 190 में स्थानों का रिक्त होना है, उपचुनाव है। और 191 में सदस्यों की निर्भरताएं हैं। सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में प्रश्नों का जो विनिश्चय है वो जो निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्यपाल करता है 192 में। और 193 में जो अनुच्छेद 188 पढ़ा था अपने, शपथ और प्रतिज्ञा के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। और 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। नेक्स्ट 196 में विधेयकों की पूर्व स्थापना है, पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 197 बिल्कुल धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषदों की शक्तियों पर निर्बंधन है। और 198 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में है धन विधेयक की परिभाषा। 200 में है विधेयकों पर अनुमति। और 201 है विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं। ठीक है। और विषयों के संबंध में जो है कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनकी अगर अपन बात करें, 202 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट है। 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध की प्रक्रिया है। 204 विनियोग विधेयक है। ये टेक्निकल टर्म्स है स्टूडेंट्स, इनको आप लोगों को समझना पड़ेगा। 205 है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान है। 206 है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाह अनुदान। और वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है आर्टिकल 207 में है। नेक्स्ट अपन बात करें वित्तीय या साधारण प्रक्रियाएं, तो वित्त विधेयकों से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम है। 209 है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। विधानमंडल के प्रयोग की जाने वाली भाषा 210 में है। 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन है। और 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच नहीं किया जाना। हालांकि सारे आर्टिकल काम नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अपने को जानकारी होना आवश्यक है। राज्यपाल की विधायी शक्ति यानी कि जो अध्यादेश जारी करता है 213, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, विश्रांति में हो, तो अध्यादेश जारी करता है। और ये राज्य सूची पर जारी जो है विषय हैं उनके ऊपर ही जारी कर सकता है। नेक्स्ट सेम जो है वो आर्टिकल तो क्या मतलब, जैसे सर्वोच्च न्यायालय था ऐसे राज्यों में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। तो आर्टिकल 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय। 215 में उच्च न्यायालयों का क्या है, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 216 जो है वो गठन की बात करता है उच्च न्यायालयों की। 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। 218 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कुछ उपबंध व उच्च न्यायालयों का लागू होना। नेक्स्ट अपन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, 218 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के जो कुछ उपबंध है वो कहाँ पर लागू होते हैं, उच्च न्यायालयों पर लागू होते हैं। 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर रोक। और 221 में न्यायाधीशों के वेतन है। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर है। और 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट अपन बात करें 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। नेक्स्ट अपन बात करें 224 क जो है वो कहता है कि उस न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। और 226 है वो रिट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में। 226 क को हटा दिया गया है। 227 है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों की।
और कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण 228 क्या हटा दिया है। 229 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 कहता है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। और 231 है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 231। नेक्स्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय है, जो जैसे जिला न्यायालय है या आपके तहसील में होते हैं। तो 223 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 223 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का या उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण है। 234 है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती। और 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। और 236 है निर्वचन है। और 237 है कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, यानी कि न्यायाधीशों पर। और भाग 7 है, पहली अनुसूची के भाग ख के क्या है, ये राज्य हैं। तो अब 238 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये अब जो पहले थे ना क ख और ग, तो ये जो अलग अलग श्रेणी के राज्य होते थे, या ए ब और स, ठीक है। तो ये भाई ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, जो रियासतें थी, केंद्र शासित प्रदेश था, तो इस तरीके से था। तो अब भाग 7 अभी क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। ध्यान रखना, भाग 7 अभी क्या है, खाली। भाग 8 में जो है वो यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल 239 है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 239 का है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों तथा मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। तो 223 के दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 के जो है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। और 239 कैक है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के प्रशासक की शक्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्या तो उपराज्यपाल होगा या फिर क्या होगा, प्रशासक होगा। और 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, कानून बनाने की। 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और 242 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ये अपने पंचायत से संबंधित अनुच्छेद हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारतीय संविधान में जो है 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 243 क से लेकर या ए से लेकर ओ तक जोड़े गए थे, ठीक है। और 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए थे। तो ये 243 हैं, जिसमें जैसे मान लो अपन पढ़ते हैं 243I, तो राज्य का जो क्या हो जाता है, वित्त आयोग हो जाता है। 243 के राज्य का निर्वाचन आयोग हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग क्या किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। 243 में परिभाषा है, क में जो है ग्राम सभा है, ख में पंचायतों का गठन है, ग में पंचायतों की संरचना है, घ में पंचायत स्थानों का आरक्षण है, और अड़ में जो है वो पंचायतों की अवधि है, च में सदस्यों की निर्हरताएं हैं, छ में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व हैं, ज में पंचायतों द्वारा जो है करों को अध्यारोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां हैं, झ में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है, झ में जो है छ छ ज झ तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है, ट में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन है, ठ में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है, और अड़ में जो ड में है इस भाग का कपिते क्षेत्रों पर लागू नहीं होना है, ढ में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और अण में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, ठीक है। भाग 9 जो 74वां संविधान संशोधन था, नगर पालिकाओं को जो स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर 343 पी से लेकर जेड जी तक 18 विषय, ठीक है। तो वही तय में परिभाषा है, थ में नगर पालिकाओं का गठन है, नगर पालिकाओं की संरचना द में है, ठीक है। ध में वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना है, न में स्थानों का आरक्षण है, प में नगर पालिकाओं की अवधि है, सदस्यों की निर्भरताएं, फ में है, ब में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं, और नगर पालिकाओं द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां जो है भ में है। में जो वित्त आयोग है 243 में, और नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा यह में है। यह क में जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है, संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना यह है। यह ग में कुछ भाग का कपिते क्षेत्रों में लागू न होना। यह घ में जिला योजना के लिए समिति। यह ड में महानगर योजना के लिए समिति। यह छ में विद्यमान समितियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, और यह छ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेपों का वर्जन है। भाग 10 जो है वो SC ST क्षेत्रों के लिए है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है।
तो 244 में जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, और 243 में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना, और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का क्या करना, यहाँ पर सृजन करना। नेक्स्ट है जो है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। तो विधायी संबंध है, विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है, केंद्र राज्य में जो संबंध है वो विधायी संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं और प्रशासनिक संबंध होते हैं तथा व्यापारिक संबंध। विधायी और प्रशासनिक तो एक में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला अध्याय है विधायी एवं विधायी शक्तियों का वितरण। तो आर्टिकल 245 क्या कहता है, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का क्या होगा, विस्तार। आर्टिकल 246 जो है वो संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु है। 247 जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 248 आप लोगों ने पढ़ा होगा, संसद की विशिष्ट शक्तियां हैं। और ये 247 और 246 आप लोगों ने देखा भी होगा, जो 7वीं अनुसूची है 246 में। ठीक है, और 248 अवशिष्ट विषय हैं केंद्र सरकार के पास। 249 जो है वो राज्यसभा की विशेष शक्ति है, राष्ट्रीय हित में जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। 250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति। और 249 क्या कहता है, संसद द्वारा 259 क्या कहता है, अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है, तो यहाँ पर असंगति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 252, यहाँ पर संसद क्या कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की जो है संसद को शक्ति प्रदान की गई है। 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान यानी कि कानून। 254 है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 है सिफारिशें और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अध्याय 2 में जो है प्रशासनिक संबंध है, राज्य की ओर से संघ की बाध्यता। 256 257 में कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर नियंत्रण। 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। 258 के संघ को कृत्य सौंपने के संबंध में राज्यों की शक्ति। 259 हटा दिया गया। 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। और 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। नेक्स्ट जल संबंधी विवाद का हल करने के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, और राज्यों के बीच समन्वय करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की आर्टिकल 263 में। नेक्स्ट है केंद्र राज्यों में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो 264 में विधि के प्राधिकार के बिना करों या अधिरोपण न होना, यानी कि कानून के बिना कोई भी कर लागू नहीं किया जा सकता। 265 क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। और 266 है भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोकलेखे। और 267 है आकस्मिक निधियां हैं। ठीक है, यानी कि 266 में संचित निधि और 267 में राष्ट्रपति की आकस्मिक निधि। नेक्स्ट है राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, यानी कि करों का वितरण कैसे होता है। जैसे अनुच्छेद 280 आप लोगों ने पढ़ा होगा, वित्त आयोग है। 300A आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारत में जो है वो जो संपत्ति के अधिकार को बाद में क्या कर दिया, कानूनी अधिकार। तो 268 क्या है, संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 269 द्वारा है, संघ द्वारा जो कर ग्रहण किए जाते हैं और राज्यों को सौंपे जाते हैं। 270 जो है जो उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच में वितरण है। 271 है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार है। 272 हटा दिया गया है। 273 जूट और जूट के उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। ठीक है, सब्सिडी। 274 ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। कुछ राज्यों का संघ अनुदान देता है। 275 में। 276 में व्यापार वर्तियों और आजीविकों और नियोजनों पर टैक्स। 277 है व्यावर्ती। 278 हटा दिया। 279 है शुद्ध आगम आदि की गणना। 280 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग और वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में। और प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें, संघ द्वारा राज्य और उनके राजस्व के लिए लिए जाने वाले व्यय 282 में। 283 संचित निधियां, आकस्मिक निधियों और लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिवृद्धि आदि, अभिरक्षा आदि।
284 है लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 है संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट है, यानी कि राज्य उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। ऐसे राज्य की शक्तियों पर संपत्तियों पर केंद्र टैक्स नहीं लगाएगा। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। 287 है विद्युत पर करों से छूट और जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में कुछ दशाओं में छूट। 288 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट है। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन है। 290 कह कुछ देव समय निधियों की वार्षिक संदाय। और 291 को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। उधार लेना है 292 भारत सरकार द्वारा उधार लिया जाना और राज्यों से उधार लिया जाना 293। अध्याय 3 है इसका संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं। तो 294 कुछ दशाओं में संपत्ति और आसक्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का अधिकार और अन्य दशाओं में संपत्ति आसक्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। नेक्स्ट है 296 राजगामी और वैपगत या स्वामीहीन होने से प्रोत भूमि संपत्ति संबंधी नियम। 297 क्या कहता है, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मृग तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 संविदाएं और 300 वाद और कार्रवाइयाँ। अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार जो अध्याय 4 है 300 के विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 31 में जो था मौलिक अधिकार अब क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। ये तीसरा संबंध है व्यापार वाणिज्य और समागम। तो इसमें देखिए 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 303 है व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन। 304 है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 है विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 306 को निरस्त कर दिया गया। 307 तो 301 से 304 के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। नेक्स्ट अपन बात करें भाग जो है 14, आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी जो है इसमें संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उनको लेकर। तो जो आईएएस आईपीएस की जो सेवाएं हैं तो 308 जो है वो निर्वाचन और 309 है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 310 है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या व्यक्ति में अवनत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये राज्यसभा की अपन विशेष पावर में भी इसको अपन पढ़ते हैं। 312 कहे हैं कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा संबंधी शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहित करने की संसद की शक्ति। 313 है संक्रमणकालीन उपबंध और 314 क्या कर दिया, निरसन कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूपीएससी और आरपीएससी। तो लोक सेवा आयोग 315 में संघ और राज्यों के लिए क्या होगा, लोक सेवा आयोग होगा। इनके सदस्यों की ओर नियुक्ति 316, पदावधि भी 316। 317 की अगर अपन बात करें तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 319 है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्य हैं, इनके कर्तव्यों का विस्तार 321 में है। आयोग के व्यय 322 में है और वार्षिक प्रतिवेदन 323 में है। भाग 14 के अधिकरण है तो 323 जो अधिकारी होते हैं शासित और उनके अधिकरण हैं और अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। भाग 15 आप भली भांति परिचित है, निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 324 निर्वाचकों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 क्या कहता है, धर्म मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उनके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी कि 18 वर्ष की आयु। 327 है विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। और 328 कहता है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के उपबंध के संबंध में उस विधानमंडल की शक्ति।
और 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, और 329 क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। भाग 16 जो है वो कुछ विशेष वर्गों के संबंध में क्या करता है, विशेष उपबंध करता है। जैसे पहले आरक्षण दिया गया था जो SC ST हैं, या जो अपन बात करते हैं एंग्लो इंडियन हैं, ठीक है। अब तो हालांकि इनको हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को। तो लोकसभा में SC और ST को जो स्थानों का आरक्षण है वो 330 में, और ये एक लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था जिसको वर्तमान में हटा दिया गया। 332 में राज्य विधानसभाओं में SC ST को जो है स्थानों का आरक्षण, और एक विधानसभा में जो था वो एक आंग्ल भारतीय समुदायों का आरक्षण, इसको भी हटा दिया गया 333 में। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष पश्चात न रहना। तो ये तो हर वर्ष, हर 10 साल में अपन संविधान संशोधन करते हैं और इसको परिवर्तित कर देते हैं। 335 है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए विशेष उपबंध है। 337 है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग। 339 जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुसूचित 340 है पिछड़े वर्ग आयोग, अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 में अनुसूचित जातियां और 342 में अनुसूचित जनजातियां। भाग 17 आप लोग जानते भी हैं, अंग्रेजी को भारत की जो है राजभाषा। तो अंग्रेजी का हिंदी, हिंदी को जो है आर्टिकल 343 में जो है राजभाषा, और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 344 में। प्रादेशिक भाषाएं जो हैं वो आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। 346 एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, यानी कि पत्र व्यवहार किस में होगा। एक राज्य दूसरे राज्य या दो से अधिक राज्य और संघ के बीच में पत्रावधि की राजभाषा 347। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा, तो 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 में है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। और विशेष निर्देश हैं, जैसे अपन ये पढ़ते भी हैं 14 सितंबर हिंदी को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। तो आर्टिकल 343 हिंदी को क्या बनाया गया है, राजभाषा बनाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि 350 में है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश। और राष्ट्रीय आपातकाल आप जानते हैं 352, 356 और 360 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भाग 18 352 से 360 तक, ठीक है। तो आपात की उद्घोषणा है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 300 आपात में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। और 354 में जब उद्घोषणा परिवर्तन में हो तब राजस्व वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 बाह्य आक्रमण और अशांति में राज्य के संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 357 में क्या है, अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणाओं के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग है। 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन है। और 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन है। और 360 में आप लोग जानते हैं वित्तीय आपातकाल है। भाग 19 जो है प्रकीर्ण है, कुछ विशेष प्रावधान है। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। 361 का है संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण है। 351 लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरताएं हैं। 362 हटा दिया है। 363 कुछ संधियां करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। 363 का है देशी राज्यों के शासन को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी जो है यहाँ पर पदों का या निजी लाभों का अंत किया गया है, ठीक है। जो उनको निजी जो सहायता दी गई थी। और 364 है महापत्नों और विमानपत्नों के क्षेत्रों में विशेष उपबंध है। और 365 है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में और उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है। 366 में परिभाषाएं और 367 में निर्वचन संबंधी। 320 भारतीय संविधान का भाग 20 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए
प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी परिवर्तित और विशेष प्रावधान है, और ये जो है जनजातीय वाले राज्य हैं उनके लिए है। तो 369 क्या कहता है, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे संवर्ती सूची के विषय हों। 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, तो वर्तमान में इसको हटा दिया है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में, 372 में नागालैंड है, 371 कै में नागालैंड है, 371 ख में असम है, 371 ग में मणिपुर है, घ में आंध्र प्रदेश है, अड़ में जो है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना है, 6 में सिक्किम राज्य के संबंध में, 6 में मिजोरम, ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा, और 372 ये देखिए ये अपने को याद करने हैं। ये 371 के तहत कौन से राज्य में जो है विशेष उपबंध किए गए हैं जनजातियों के लिए, ठीक है। और 372 में है विद्यमान विधियों का प्रवर्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 क्या है, विधियों का अनुकूलन करने में राष्ट्रपति की शक्ति। और 373 निवारण निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये 22 जो 4 था उसके अंदर। 374 की अपन बात करें, फेडरल न्यायालय यानी कि संघीय जो न्यायालय है कि न्यायाधीशों फेडरल न्यायालय में या संघ सह परिषद हिज मैजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध है। 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्राधिकारियों और अधिकारियों के कृत्य हैं। 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। 378 लोक सेवाओं के बारे में उपबंध है। 378 के आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध है। 379 से 391 तक निरस्त कर दी, और 392 में जो है कठिनाइयों को दूर करने में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। और भारतीय संविधान का लास्ट जो 22वां भाग है, हिंदी जो है भारतीय संविधान का प्राधिकृत पाठ, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। तो 393 में संक्षिप्त नाम, 394 में प्रारंभ है, 394 में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, और 395 को निश्चित कर दिया गया है। तो ये भाग हमें बताता है कि शुरुआत में 16 अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे 1949 को। तो इस वीडियो को आप बार बार सुनना ताकि चीज़ें आप लोगों को कंठस्थ हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट्स के रूप में लिखना। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज के सेशन का अपन एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।